बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद तासिर। आज का हमारा चैप्टर है डिसऑनर ऑफ चेक क्या है और ये कि 489F की एफआईआर कब और किस पुलिस स्टेशन के अंदर होती है और हर डिसऑनर चेक के ऊपर आया कि 489F का इतलाक हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये कि अगर 489F की एफआईआर हो जाए या हमारा जो चेक है वो डिसऑनर हो जाए तो हम अपनी अमाउंट को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डिसऑनर चेक क्या है। देखिए, अगर कोई बंदा आपको किसी चीज़ की पेमेंट करता है बजरिया चेक और वो चेक आप लेके अपने बैंक में जाके उसको पेश कर देते हैं। अब जब बैंक वाले उस चेक को देखते हैं और देखते हैं कि इस अकाउंट के अंदर पैसे नहीं हैं, यानी कि जो चेक के ऊपर अमाउंट लिखी है इसके इक्वल उसके अंदर पैसे नहीं हैं, तो वो आपको एक रसीद लिख दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इनसफिशिएंट ऑफ फंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक, यानी चेक का बाउंस होना। अब ये कि 489F का तलाक ये डिसऑनर चेक के ऊपर किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले हमें 489F के मुतालिक पता होना चाहिए। 489F जो है वो पीपीसी का ज़रात पाकिस्तान। अब 489F की अगर हम बियर रीडिंग करें तो हमें पता चलेगा कि 489F के 4 बुनियादी एसेंशियल्स हैं। जो सबसे पहला एसेंशियल वो ये है कि चेक का इशू होना। दूसरा ये होता है कि चेक का डिसऑनेस्टली इशू होना। तीसरा ये कि चेक जो इशू हुआ है उसमें जो रकम है वो किसी कर्ज की अदायगी के लिए या किसी ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए क्या हो, चेक इशू किया हो गया हो। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि चेक जो है ये पेश किया जाए, यानी किसी बैंक के अंदर इसको कैश करने के लिए क्या किया जाए, पेश किया जाए। अब अगर इन चारों एसेंशियल में से किसी एक एसेंशियल में भी ये फुलफिल ना कर रहा हो देन एफआईआर लॉन्च नहीं होगी 489F की। हाँ, अगर ये चारों फुलफिल हो रही हो तब 489F की क्या हो जाएगी, एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि हर डिसऑनर चेक के ऊपर 489F की एफआईआर हो सकती है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चेक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, यानी कि 489F का इतलाक नहीं हो सकता। उनमें से ये है कि गारंटी चेक, यानी कि अगर आप कोई चेक किसी को बतौर गारंटी देते हो तो उसके ऊपर 489F का इतलाक बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ये कि सेल्फ चेक, यानी कि अगर कोई चेक है वो आपने खुद जाके क्या करना है, उसको कैश करवाना है, तो सेल्फ चेक के ऊपर भी एफआईआर 489F का इतलाक नहीं होता। थर्ड वन ये स्टेल चेक, यानी जैसे हम आम जुबान में आउटडेटेड चेक भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेल चेक क्या है। देखें, अगर कोई चेक इशूएंस डेट के 6 माह के बाद डिसऑनर हो, यानी उसको डिसऑनर स्लिप 6 माह के बाद लगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेल चेक। तो स्टेल चेक के ऊपर भी क्या नहीं होती, एफआईआर लॉन्च नहीं होती या 489F का इतलाक नहीं होता। और चौथा ये कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हक में जो कस्टमर वो बतौर गारंटी चेक देता है उसके ऊपर भी 489F का इतलाक नहीं होता। अब इससे क्या मुराद है, देखें, अगर फ़र्ज़ किया कि आप किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं और बैंक से जब आप लोन लेंगे तो बैंक उस लोन के ज़िम्मे में आपसे कोई ना कोई गारंटी लेता है, तो आप गारंटी के तौर पे अपने चेक क्या कर देते हैं, वहाँ पे जमा करवा देते हैं। तो उस पे भी 489F का इतलाक नहीं होता, बल्कि बैंक क्या करेगा, रिकवरी ऑफ फाइनेंस के एक सूट फाइल करेगा बैंकिंग कोड के अंदर, तो वो बैंकिंग कोड को रुजू करेगा, 489F की एफआईआर आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा सकता। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आया कि जो ये 489F का जो एफआईआर है ये किस पुलिस स्टेशन के अंदर लॉन्च की जा सकती है। देखिए, जिस बैंक से ये या जिस बैंक का ये जो चेक है वो हो, उस बैंक के इर्द गिर्द जो थाना है, यानी जिस थाने की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो बैंक आता है, उस थाने के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या जहां पे आपने उस चेक को पेश किया, जहां पे उसकी डिसऑनर स्लिप जिस पे लगी है, आप उस इलाके के थाने में भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये कि इसकी सज़ा कितनी होती है। डिसऑनर चेक के ऊपर अगर 489F की एफआईआर हो जाती है तो इसकी सज़ा 3 साल होती है और फाइन भी हो सकता है। ये दोनों 489F की एफआईआर किस तरह से होगी, तो मैं आपको शॉर्ट सा बताता चलूँ कि देखें, जब आप अपना चेक किसी बैंक के अंदर पेश करते हैं और बैंक उस पर रसीद लगा के आपको रिटर्न कर देता है, यानी कि वो डिसऑनर हो जाता है चेक। अब आपने क्या करना है कि जिस बैंक के अंदर आपने उसको पेश किया है, जाहिर बात है वो आपके घर के पास होगा या आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर होगा।
तो आपने उस बैंक के इर्द गिर्द यानी कि जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो बैंक आता है, आपने उस पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी है एसएचओ साहब के नाम, और साथ में वो रसीद और अपने चेक की फोटोकॉपी साथ नथी कर देनी है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन एसएचओ साहब को देंगे तो इस तरह के मामलात में 90% यूँ होता है कि एसएचओ साहब एप्लीकेशन वो एफआईआर लॉन्च नहीं करते। देन आपको क्या करना होता है, आप जस्टिस ऑफ पीस के पास 22 से 22B की एक एप्लीकेशन देते हैं और जस्टिस ऑफ पीस क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं कि भाई इनके जो चेक है इसके ऊपर बात ये होता है कि जस्टिस ऑफ पीस यानी कि सेशन जज साहब के पास जब जो ऑर्डर जो उन्होंने पास किया उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं आप उसी यानी कि जिस जज साहब ने ऑर्डर पास किया था आप वहीं पे कंप्लाइंस फाइल करते हैं और कंप्लाइंस के अंदर आपकी एफआईआर क्या हो जाती है, लॉज हो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात यह है कि देखें एफआईआर का लॉज होना एक अलग चीज़ है और रिकवरी होना एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरह से देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं तो अगर आप जब एफआईआर लॉन्च करवाते हैं तो जो दूसरे जिस बंदे के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो अगर तो वो थोड़ा सा डरपोकल सा हो तो फिर वो क्या करता है, जेल में जाने के डर से वो जब बेल की स्टेज के ऊपर ही क्या कर देता है, आपको पैसे दे देता है और वहीं पे आपका क्या हो जाता है, उससे समझौता हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब अगर वो बंदा उसकी बेल कैंसिल हो जाती है और वो आपको पैसे नहीं देता, तब आप पैसे रिकवर किस तरह करवाते हो? तो उस दौरान आपको पैसे रिकवर करने के लिए एक अलग से ऑर्डर 37 का सेशन जज साहब के पास एक दावा करना पड़ता है जिसमें आप पैसे क्या करवाते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर जब ऑर्डर 37 का आप दावा फाइल करते हैं तो ये बहुत स्पीडी होता है। इसके बरक्स के आप जब सिविल कोर्ट के अंदर कोई भी केस फाइल करते हैं तो वो बहुत लिंगर ऑन हो जाता है। ये इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा स्पीडी है, 2-3 माह के अंदर क्या हो जाता है, इसका फैसला आ जाता है और आपको रिकवरी मिल जाती है। अब ये कि नॉर्मी तौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि आम लोग ये समझते हैं कि जब उन्होंने एफआईआर करवा दी वो समझते हैं कि भाई अब हमारे पैसों की रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि एफआईआर जब आप करवाते हो तो ये बेसिकली जो 489F है ये 3 साल की सज़ा क्यों मिलती है, क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली की होती है, यानी कि उसने बदयानती की होती है। उस बदयानती की वजह से जो उसने बदयानती आपके साथ की है उस वजह से उसको 3 साल की सज़ा मिलती है। और पैसे रिकवर करना एक अलग ये कि जो पैसे रिकवर करने के लिए ऑर्डर 37 का दावा ये आपको कब फाइल करना चाहिए। अब नॉर्मी तौर पे होता ही है कि बंदा ट्रायल करता है, यानी कि 489F के अंदर मुलज़म पेश होता है, वो 2-3 साल इसका ट्रायल चलता है वगैरह वगैरह। और जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है उसको कोई फ़ाइन होता है या उसको कोई सज़ा होती है तो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमारी तो रिकवरी नहीं हुई, फिर वो वकील साहब के पास आते हैं, वकील साहब उनको कहते हैं भाई अब आप क्या करो, ऑर्डर 37 का दावा फाइल कर दो। हालांकि 2-3 साल जो आपने ज़ाया किए आपको ज़ाया नहीं करने चाहिए। जैसे ही आप एफआईआर लॉन्च करो तो आपने साथ ही ऑर्डर 37 का क्या कर देना, दावा भी कर देना, ताकि उधर उसको सज़ा मिले और साथ ही आपका क्या हो जाए, रिकवरी भी हो जाए अमाउंट की। तो उम्मीद है कि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।